स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। हमारा मोस्टली चैप्टर जो है कवर हो चुका है। आखिर के ही कुछ पॉइंट्स से जो रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। संचारण किसे कहते हैं, संचारण के बचाव, विक्रिगंधिता और विक्रिगंधिता के बचाव, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास वायु व नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यानी कि जब भी कोई धातु है, कोई मेटल है, वो वायु या नमी के कांटेक्ट में आएगी तो उस पर एक लेयर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस जो एक लेयर आ रही है, जो परत आ रही है, उसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे संचारण। मैं एग्जांपल से अच्छे से बताती हूँ आपको ये चीज़। जैसे कि लोहा होता है, ठीक है, लोहा जब वायु से कांटेक्ट करता है या नमी वाली चीज़ों से कांटेक्ट करता है तो उस पर क्या होता है, परत जमने लग जाती है, उस पर जंग लगने लग जाती है। तो उसी प्रक्रिया को हम संचारण बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। चांदी, जब चांदी होती है काली पड़ने लग जाती है तो चांदी पे काली परत आना भी संचारण की निशानी है। और तांबे पर हरी परत, ये भी हमारा संचारण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थे हमारे संचारण के उदाहरण और संचारण किसे कहते हैं। तो एक चीज़ और, आखिर संचारण के कारण क्या है, संचारण के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। अगर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कौन कौन से कारण संचारण के। फर्स्ट तो है वायु और नमी, तो उसका प्रमुख कारण है संचारण के लिए उत्तरदायी कारण, क्योंकि जब कोई भी हमारा मेटल है वो वायु या नमी के कांटेक्ट में आएगी तो संचारण होने लगेगा, संचारण की प्रक्रिया होने लगेगी। ये उसका मेन कारण है। सेकंड कारण है धातुओं में अशुद्धि। धातुओं में क्या होता है, धातु में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, संचारण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ा देती है, संचारण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो सेकंड कारण है कि धातुओं में उपस्थित अशुद्धियाँ। थर्ड कारण जो है हमारा, धातु की क्रियाशीलता। धातु जितना ज़्यादा क्रियाशील होगी उसकी संचारण की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी से क्रिया करेगी। ठीक है, वायु में जो उपस्थित जो भी हमारे एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन हो गया, उसे बहुत जल्दी क्रिया करेगी वो। ठीक है, और जल्दी क्रिया करेगी तो उसकी संचारण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। तो जितनी अधिक क्रियाशील धातु होगी वो जल्दी संचारित हो जाएगी, और जितनी कम क्रियाशील धातु होगी उसको संचारण की प्रक्रिया उसमें कम होगी, बहुत धीमी होगी उसके अंदर। तो ये 3 कारण हैं संचारण को बढ़ाने के, संचारण के उत्तरदायी कारण बोल सकते हैं हम। वायु एवं नमी और वायु की उपस्थिति, धातुओं में उपस्थित अशुद्धियाँ, और धातु की क्रियाशीलता। ठीक है, ये हम 3 कारण लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संचारण के बचाव की। धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी धातु है उस पर अगर हम पेंट लगा दें या हम ग्रीस लगा दें तो उससे क्या होगा, धातु क्या करेगी, वायु में जो भी नमी है वायु से कांटेक्ट में कम आएगी, क्योंकि इस पर एक लेयर जम गई है तो वो कांटेक्ट में आने से रोकेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम धातु पे पेंट कर दें, ग्रीस कर दें। सेकंड हम कर सकते हैं, या तो हम धातु के ऊपर ऑयल लगा दें, ऑयल की परत जमा दें। ठीक है, ऑयल हम लगा देंगे तो ऑयलिंग से भी क्या होगा, संचारण की जो प्रक्रिया वो भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि वो उससे कम कांटेक्ट में आएगी। थर्ड हम कर सकते हैं, धातुओं पर दूसरी धातु की चादर या परत चढ़ाना चाहिए। या हम क्या करते हैं, जो भी हमारी धातु है तो उस पर हम ऐसे धातु की परत चढ़ा दें जो कि वायु से कम, देखिए वायु से धीमी कांटेक्ट करे, ज़्यादा कांटेक्ट ना करे। तो हम ऐसे एक कोई धातु की परत चढ़ा दें उसके ऊपर। फोर्थ हम कर सकते हैं, या तो यशत लेपन और विद्युत लेपन करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि यशत लेपन और विद्युत लेपन कहते हैं किसने, पहले हम ये जान लेते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि हम विद्युत धारा द्वारा धातु पे क्या करेंगे, एक उसका लेपन कर, उस पर एक लेयर चढ़ा देंगे
तो वो हो जाएगा हमारा विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। फोर्थ है जो हमारा यशत लेपन, इसको हम या गुणनीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर दस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। विशेष बीच में ब्रैकेट में लिखा है विशेषतः जंग लगना। ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे धातु है उस पर क्या करेंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे। जस्ते की परत चढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, धातु का क्षरण नहीं, धातु का क्षरण होना है, धातु भी जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो इसको हम यशत लेपन बोलते हैं। और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है संचारण के बचाव का। तो ये था हमारा, हम धातु किस प्रकार से संचारण को बचा सकते हैं, संचारण से बचा सकते हैं। ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। जानते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। खाद्य सामग्री तथा वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचरित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वाद तथा गंध परिवर्तित हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जो खाद्य सामग्री और वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, जिसके कारण वो उपचरित हो जाते हैं और उनके स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे खाने की चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण क्या होता है, उसका जो टेस्ट है और जो स्मेल है दोनों ही बदल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे विकृत गंधिता। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाते हैं। जो ऑयली चीज़ें होती है उनको अगर हम लंबे समय तक वायु में छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम दही को भी लंबे समय तक रख देते हैं तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और उसको वो खट्टा पड़ जाएगा। ठीक है। इसको अब हम ये देखते हैं कि हम विकृत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं खाद्य सामग्रियों को। फर्स्ट है प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके। पहले हम जानते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक किसे कहते हैं। वे अणु जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या अन्य अणुओं का ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक ऐसे अणु होते हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, यानी कि जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया करने से रोकेंगे, उसकी प्रक्रिया को स्लो कर देंगे। ठीक है। तो हम प्रतिऑक्सीकारक का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जो एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर खाना रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वायु कम जाए तो फिर हमारी जो ऑक्सीजन के साथ करने की जो क्रिया है, अभिक्रिया है, वो स्लो हो जाएगी। थर्ड है हमारा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। हम नॉर्मली अपने घर में खाना बनाते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमने कुछ ऑयली चीज़ भी बनाई तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बट बाहर जो पैकेट्स में खाना आता है वो नॉर्मली इतनी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। ठीक है। तो हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ है शीतलन द्वारा। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ठंडी जगह रख सकते हैं। ठंडी जगह जहाँ पे ठंडक ज़्यादा हो, हमारे घर में तो फ्रिज का होता है तो हम फ्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे 4 पॉइंट जो विकृत गंधिता के बचाव है। प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करना, वायु रोधी बर्तन में रख सकते हैं, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं, और शीतलन द्वारा यानी कि हम फ्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ संतुलित है, इनको संतुलित करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ये हम जानते हैं कि इधर वाली साइड को हम बोलते हैं अभिकारक की साइड, और एरो के दूसरी तरफ की साइड जो होती है इसको बोलते हैं उत्पाद की साइड। अभिकारक वाली साइड को हम बोलते हैं LHS, और उत्पाद की साइड को बोलते हैं RHS। अब हम जो अभिकारक की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जो उत्पाद है, हमारे जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या है 2। राइट हैंड साइड देखते हैं, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन अनबैलेंस है,
तो हम इसको संतुलित करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हमें 2 करना है, तो उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। जब 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो वो 2 हो जाएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया। बट जैसे हमने ऑक्सीजन 2 करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 है इसके मल्टीप्लाई इसी जगह, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। तो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 4 करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4। अब ये इक्वल हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इससे पहले हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है। अब हम यहाँ पे तत्वों की संख्या देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। दूसरी साइड देखते हैं, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन हमारा 2। यहाँ पे मैग्नीशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करके देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पर हमें क्लोरीन बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बैलेंस हो चुका है, जैसे हमने 2 लिखा, अब यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो गई, तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया, तो अब ये बैलेंस है। और जो मैंने इस तरीके से लिखा है ये ज़रूरी नहीं हम एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखें, हमें बस ऐसे बैलेंस करना आना चाहिए, ये शो करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने सेकंड वाला जो छोड़ा था, इसको हम ऐसे विदाउट करके देखते हैं। नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पता है ऑक्सीजन जो है 2 है, यहाँ पे 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो हमने 2 करा, तो यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तब ये बैलेंस हो गया। थर्ड एग्जांपल भी देख लिया, ये थर्ड है हमारा। फोर्थ पे बढ़ते हैं अब हम। P जो है हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, यहाँ पर Fe हमारा 3 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है और हाइड्रोजन जो है 2 है। तो यहाँ पे सारे तत्व अनबैलेंस है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम Fe को करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं। यहाँ हमने 3 लगाया, तो हमारा Fe हो गया बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। 4 लिखा, तो हमारा भी ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे जैसे 4 लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो अब ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये Pb जिसे हम बोलते हैं लीड, ये हमारा 1 है, नाइट्रोजन जो है हमारा 1 है, नहीं यहाँ देखें ये जो पूरा ब्रैकेट में है ना ये, तो ये चीज़ ना पूरे में अप्लाई होगी। ब्रैकेट में जो है यहाँ पे 2, ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नाइट्रोजन है हमारा 2, ठीक है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन का ये 3 है, अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा 6। ये जो 2 है पूरे ब्रैकेट के साथ है। दूसरी तरफ देखते हैं हम, Pb हमारा 1 है, ऑक्सीजन देख लेते हैं 2, 4, 5, ऑक्सीजन जो हमारा है वो 5 है। नाइट्रोजन देख लेते हैं यहाँ पर
नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, अब हम हमारा नाइट्रोजन जो है अनबैलेंस है और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जो Pb है इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। जैसे 2 करेंगे तो यहाँ Pb 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन कितना जाएगा, यहाँ पे 2 था, 2 दूनी 4, नाइट्रोजन हमारा 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ था 6, 6 दूनी 12। ठीक है, दूसरी साइड देखते हैं। यहाँ पर Pb हमारा यहाँ पे 2 हो गया था, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये हो गया हमारा 2। नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ ये 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे 8 और 2 10, यहाँ पे 2 12। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हो गया 12। चेक कर लेते हैं। Pb हमारा 2 है, यहाँ भी 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर देख लेते हैं, 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 4 दूनी 8, 9 10 11 12। ये हमारा इक्वल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। तो ये हमारा 6 एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है वो 1 है, क्लोरीन है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। राइट हैंड साइड देखते हैं। सोडियम जो है हमारा 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 3 है, 2 और ये 1, ये हो गए 3, और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो इक्वल है, क्लोरीन अनबैलेंस है, और हाइड्रोजन अनबैलेंस है, और ऑक्सीजन बैलेंस है हमारा। तो हम यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा सोडियम अनबैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ सोडियम हमारा हो गया 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा। अब हमारा सोडियम बैलेंस हो गया, और यहाँ पे अब जो हमारा ऑक्सीजन था वो अनबैलेंस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से हो गई, तो ये हो गया 2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन की क्योंकि हमारा ये बैलेंस हो गया, बस हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे जो था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 हो गए। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 और 2 4। ठीक है, 3 था, तो 4, सॉरी, क्योंकि हमारा 4, तो हमारा बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर हम तत्वों की संख्या देखेंगे, तत्वों की संख्या क्या है, फिर जो संख्या कम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो अंक हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जो बैलेंस इक्वेशन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण, ये है हमारा क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हमने जो समीकरण को संतुलित करा है वो हम क्यों करते हैं, आखिर क्यों ज़रूरी है समीकरण को संतुलित करना? उससे पहले हमने जो समीकरण को संतुलित करा है, समीकरण को संतुलित करने की विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, आखिर क्यों आवश्यक है, ये देखते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम
के अनुसार या अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ताकि हम द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है उसका पालन कर सकें। उसका अनुपालन के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, और अगर लंबा आता है तो आप इस देख सकते हैं कि आखिर ये नियम है क्या। नियम है हमारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि ना तो द्रव्यमान बनेगा ही और ना उसका विनाश होगा। जितना द्रव्यमान अभिकारक की साइड होगा उतना ही उत्पाद की साइड होगा। तो इस वजह से हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, जिसका प्रॉपर आंसर है आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।